नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में होगा मां नंदा सुनंदा महोत्सव का भव्य आयोजन। जिला पंचायत चुनाव का मामला विधानसभा में गूंजेगा। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर बारहसिंघा की दस्तक। बेरिया तिराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका धामी सरकार का पुतला। लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप। भूमि बचाओ मुहिम संयोजक ने 5 सूत्री खुला पत्र भेजा, मांगे जवाब। पीसीपीएनडी अधिनियम पर कार्यशाला। अस्पताल परिसर की बाउंड्री वॉल गिरने से फायर कर्मियों की बैरक क्षतिग्रस्त। रुद्रपुर में मोक्षदायिनी श्री राम कथा का आयोजन। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में एक बार फिर धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आगामी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक मां नंदा और सुनंदा का भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि इस बार महोत्सव और भी विशेष होगा। महोत्सव के दौरान कालिंदी वृक्ष यात्रा, महानंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापना और विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की लोक कला और लोक भाषा को जीवित रखने के उद्देश्य से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। लोक गायक, नृत्य दल और कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर इस पर्व को और भी यादगार बनाएंगे। 7 दिवसीय इस महोत्सव में हजारों श्रद्धालु और शहरवासी भाग लेकर धार्मिक आस्था के साथ साथ लोक संस्कृति का भी अनुभव करेंगे। हेलो, दिव्य ज्योति महोत्सव का ये 5वां वर्ष है और मां नंदा सुनंदा महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव ही नहीं है। मां नंदा सुनंदा महोत्सव इस हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे जो वाद्य यंत्र है, इन सबको संरक्षण करने के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षित और भाषा को संरक्षित करने का एक मिशन के रूप में इस महोत्सव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज 5वां वर्ष है। इस 5वें वर्ष में सभी पूरा शहर एक होता है और बहुत झूम करके ये जो 7 दिन हमारे बीच में मां नंदा सुनंदा रहती हैं, उसका आनंद और उनका आशीर्वाद प्रत्येक जो संस्कृति प्रेमी है उसको लेता है। मां नंदा सुनंदा दिव्य ज्योति महोत्सव आगामी 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक रहेगा। हम लोग 28 तारीख की शाम को कदली लेने जाएंगे। 29 तारीख को कदली यात्रा और कलश यात्रा के रूप में भव्य पूरे शहर का भ्रमण रहने वाला है। 30 तारीख को मूर्ति का निर्माण रहेगा। 30 तारीख को मूर्ति का निर्माण और देवी पताका यात्रा रहने वाली है। 31 तारीख की प्रातः गुरु जी के द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त के अनुसार देवी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। बाकी अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन हमारे वहाँ कभी तैराकी प्रतियोगिता, इंटरनेशनल स्टेडियम में तैराकी प्रतियोगिता रहेगी, सीनियर वर्ग की, जूनियर, सब जूनियर, मैराथन, क्विज प्रतियोगिता, लाइव क्विज प्रतियोगिता, ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, ऐपण प्रतियोगिता, ऐसी अन्य अन्य संस्कृति के धरोहर संस्कृति बचाने के लिए प्रतियोगिताएं रहने वाली हैं। और 4 सितंबर 2025 को अपराह्न 12 बजे एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में यहाँ से एक कार्यक्रम स्थल से आवास विकास कॉलोनी हल्द्वानी के अंदर एक कार्यक्रम स्थल रहने वाला है। यहाँ से भव्य शोभा यात्रा में निकलेंगे। पूरे शहर का भ्रमण कर हम लोग माँ गार्गी के नदी के तट पर मां नंदा सुनंदा की छाया को विसर्जित करने का काम करेंगे। मां नंदा सुनंदा का ये हमारा 5वां वर्ष है, जिसे हम यहाँ आज 5वीं बार मनाए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी का विषय है। मां नंदा सुनंदा हमारी उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी हैं और मां नंदा सुनंदा की जोत जो हम नैनीताल मां नैना देवी के मंदिर से हल्द्वानी लाए और उसको आज हम फिर प्रारंभ मां ज्योति को प्रदर्शित करेंगे और मां नंदा सुनंदा का हमको आशीर्वाद मिलेगा। इस वर्ष मां नंदा सुनंदा की महाआरती का कार्यक्रम एक हमने और जोड़ा है। इसमें वो आप मां नंदा सुनंदा की आरती देखें, जैसे नैनीताल में होती है वो आरती इस वर्ष हम यहाँ भी देंगे। भगवान की कृपा होगी तो माँ के सबको दर्शन भी होंगे उसमें। ये हमारा अपना एक सोचने का विषय है। जय मां नंदा, जय सुनंदा। मैं प्रमोद भट्ट, हल्द्वानी से। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव का मामला अब विधानसभा सत्र में भी गूंजने वाला है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी और तेज कर दी है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने साफ कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से सदन में उठाएगी। सुमित हृदय ने कहा कि नैनीताल जिला पंचायत चुनाव हो या फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था या फिर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सरकार की नाकामी, इन सब पर कांग्रेस सत्र में
सवाल खड़े करेगी। उन्होंने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के घरों को तोड़े जाने को भी सरकार की गलत मंशा करार दिया है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप कमेंट पढ़ लीजिए लोगों के। पब्लिक पूरी तरीके से समझ चुकी है कि क्या हुआ है, और हम तो सम्मानित उच्च न्यायालय का बहुत ही सम्मान करते हुए आदर पूर्वक बहुत धन्यवाद देते हैं कि स्वतः संज्ञान लेकर उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आखिरकार क्यों नौबत आ रही है कि चीफ साहब कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल से कि जाके सरकार से बोलिए इनका तबादला करें, और ये संलिप्त है। आखिरकार क्या वजह है कि कप्तान साहब ने पहली सुनवाई में कोर्ट से ये कहा कि साहब मेरे पास एफिडेविट आया है कि ये लोग अपनी मर्जी से गए, स्टैंप उस दिन की खरीदी हुई थी, हलफनामा 10 दिन पुराना लिखा हो गया था, वही चीफ साहब ने पकड़ ली और वहीं पे उन्होंने बोल दिया कि आप संलिप्त हैं इसमें। ये तो जग जाहिर हो चुका है, इसमें क्या बचा है। और आज कप्तान साहब कह रहे हैं कि साहब मैं अरेस्ट करूंगा, तो वो जो घूमने गए थे उनके जो टूरिस्ट गाइड थे रेनकोट वाले बाबा, उनको ही तो पकड़ने की बात कही होगी जितनी मेरी समझ में है। तलवारें लेके लोग नैनीताल आ रहे हैं, बंदूकें लोग लेके आ रहे हैं। चीफ साहब ने उनसे ये भी कहा कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। भाई मैं बता सकता था इंटेलिजेंस कहाँ थी। होटल सौरभ पे रेड मारो, रिया पैलेस पे रेड मारो, हमने फिर भी, आप अगर पूछे उनसे हमारा आचरण फिर भी उसके बाद क्या था, हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनको फोन करके बोला, मैंने कहा आप मुझसे पूछ ही लेते तो मैं आपको सत्य बता देता, इसमें रेड मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने मारी, कोई बात नहीं। हम तो, हमारे लिए तो रेड मारने को इतने पुलिस वाले तैयार हैं। ये लोगों का वीडियो बीजेपी के हैंडल से आ रहा है, वीडियो किसने बनाया, ये लोग कहां थे इतने दिन, इसमें पुलिस ने दबिश कहा हमारी, ये बता दीजिए। एक जगह की दबिश बताइए। वो तो कल सम्मानित चीफ साहब ने और जो बेंच बैठी है उन्होंने, सम्मानित बेंच ने आदेश कराए डीएम को भी एसएसपी को भी कि अपने एफिडेविट आप सबमिट करिए कि आपने इतने दिनों में क्या क्या कार्रवाई करी। तब उन्होंने बोला कि मैं अरेस्ट करूंगा इन्हें 24 घंटे में। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर विधानसभा में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 12 करोड़ रुपए की सड़क एवं अन्य विकासीय कार्य पूर्ण, 29 करोड़ रुपए की सड़कें विभिन्न विभागों में कराई स्वीकृत और निर्माणाधीन, 74 करोड़ रुपए से बाजपुर रोड और रामनगर रोड को मिलाने वाली बाईपास रोड, शहर के जलभराव समस्या का निदान दिलाने वाले लक्ष्मीपुर माइनर नहर, नगर की यातायात समस्या हेतु बन रही पार्किंग कार्य प्रगति पर, रोडवेज बस अड्डे का स्थानांतरण प्रस्तावित, एलडी भट्ट चिकित्सालय में 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना स्वीकृत। काशीपुर के महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर नगर निगम में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 7 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण के पश्चात नगर के मूलभूत आवश्यकताओं वाले वार्डों में 63 करोड़ की लागत के 505 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर, नगर की जनता जनार्दन की सुरक्षा हेतु समस्त वार्डों में 5000 स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य प्रगति पर, सफाई व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु 30 नए वाहनों की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर, नगर निगम परिधि में संचालित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस में बिना कोई शुल्क वृद्धि किए व्यवसायियों को शुल्क एवं अर्थदंड में राहत, नगर निगम में ई रिक्शा के समुचित संचालन हेतु नियमों के अनुरूप प्रभावी नियंत्रण की नीति बनाना, नगर में 50 वर्षों से ज्वलंत जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही का सफल नियंत्रण करना, डोर टू डोर कूड़े के प्रबंधन हेतु समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को डस्टबिन वितरण करना, नगर निगम स्तर से सभी नए 17 वार्डों में 190 करोड़ की लागत से अवस्थापना सुविधाएं, सड़क, बिजली, नाले, नाली, पार्क और आदि प्रस्तावित हैं। रजत जयंती पार्कों का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित। आगामी अक्टूबर माह में जटिल स्थलों का आमजन की सुविधार्थ सड़कों का निर्माण करना। वार्ड नंबर 5 खजनाल गोसाई में आधुनिक गौशाला निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजकीय पशु चिकित्सालय में निर्मित कराए गए भवन में एबीसी कैंप का संचालन सुचारू किया गया। निगम सीमांतर्गत आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु विभिन्न क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, ट्यूबवेल और अन्य कार्य हेतु जल संस्थान को 4 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई है। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी के महापर्व 15 अगस्त की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही हम आज़ादी का महापर्व मनाते रहें और हमारा राष्ट्र उन्नति और तरक्की के रथ पर आगे बढ़ता रहे। और साथ ही मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज खान की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस पर्व को गर्व, सम्मान और भाईचारे के साथ मनाएं और मिलकर इस अमूल्य आजादी की रक्षा का संकल्प लें। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, भाईचारा और एकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और गर्व से कहें, हम आजाद हैं। नमस्कार। गर्व है मुझे अपने भारत पर, गर्व है मुझे अपने तिरंगे पर। आप सभी प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सभी को भारतीय वैश्य महासंघ काशीपुर व स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस शुभ अवसर पर मैं स्पेक्ट्रम परिवार और भारतीय वैश्य महासंघ की ओर से आप सभी से यही आह्वान करना चाहता हूं कि सभी अपने घर पर तिरंगा फहराएं तथा राष्ट्र हित में हमेशा कार्य करते रहें। धन्यवाद। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता आदित्य गुप्ता की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही में भारत की अखंडता, प्रबुद्धता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी इस देश को मिलकर आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना की है। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक आरक्षित वन क्षेत्र से भटककर बारासिंगा रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंच गया। मौके पर जीआरपी जवानों और वन विभाग की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद बारासिंगा को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल छोड़ दिया। जनता देख रही है, जनता यहाँ से रेलवे स्टेशन द्वारा सूचना दी गई। गोला और टांडा रेंज की दोनों टीम आई है, अभी मेडिकल टीम भी आ गई है। आप देख रहे हैं डॉक्टर सती के नेतृत्व में इसको टेम्परेच करेंगे और इसको बेहोश होने के बाद इसको जंगल छोड़ेंगे। ये रहा, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे मुझे आज सूचना मिली पूरी टीम आई है, दोनों रेंज, टांडा की और गोला रेंज की। उनकी सूचना पर जो वेटनरी टीम उनको बुलाया गया है, डॉक्टर सती वो आए हैं जो अभी इसको टेम्परेच करेंगे, उसके बाद इसको होश में आने का जंगल छोड़ देंगे। सेंट्रल का एरिया है, हाँ रेलवे स्टेशन ये हमारे ट्राई सेंट्रल डिवीजन की पार्ट है। यह खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी के नेतृत्व में सोमवार को काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर बाजपुर के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने हाथों में धामी सरकार का पुतला लेकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने का आरोप लगाते हुए तथा बाजपुर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर दर्ज हुए मुकदमों से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर धामी सरकार का पुतला बेरिया तिराहा पर दहन किया और लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप। वहीं किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाजपा सरकार। तो पहले कई बार उठा चुके हैं, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र की हत्या तो हो ही चुकी है। अब आप ये बताइए कि नैनीताल में जो तांडव किया गया वहां पर, और उस तांडव में ओपोजिशन लीडर्स आर्या को उनके हाथ गले पड़े, संजीवनी घास से फोन तोड़ दिया गया, और जो गुंडे थे उन्हें ऐसी गुंडागर्दी करी कि अगर ओपोजिशन लीडर उत्तराखंड के सेफ नहीं है और सेफ होगा। उसके बाद उन गुंडों के अलावा उन्होंने जो बीटीसी उठाए उनसे बयान दिलाए, और मैं धन्यवाद देता हूं हाई कोर्ट के जज साहब का कि जिन्होंने न्याय को कायम रखा और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। लेकिन यह लोकतंत्र की हत्या अब जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। यह शुरुआत बाजपुर से हुई है, पूरे उत्तराखंड में रोड पे लोग आएंगे, क्योंकि जब लोकतंत्र की हत्या ही हो जाएगी। आपने देखा किस तरह चुनाव हुए, कहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई, वोट छीने गए, वोटों को मारा गया। अगर कोई अपना मत भी नहीं दे सकता तो क्या रह गया लोकतंत्र हिंदुस्तान में। और हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें रिजाइन दें। अगर वो लोकतंत्र, अगर कानून व्यवस्था नहीं बना सकते, गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, तो क्या होगा इस प्रदेश का। और ज्यादा ना कह के मैं ये कहूंगा कि अभी लोग जागे हैं, ऐसा मत करो कि पूरी
सड़कों पे लोग आ जाए और आपसे संभाले ना जाए। दोषी तो इसमें मैं नैनीताल जिले की पुलिस प्रशासन का इसमें मेरी समझ में तो उन्हीं का दोष है। अगर हमारे प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष से तो मेंबर छीन के ले जाए, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था किस ओर जा रही है इसका अंदाजा आप लोग खुद लगाइए। अगर आदमी चुनाव लड़ करके तो बीटीसी मेंबर चुन के आ रहा है, तो जिला पंचायत सदस्य चुन करके आ रहा है, वो अपने हक से वोट डालने जा रहा है और रास्ते में कुछ पेशेवर बदमाश उन्हें चीन झपट के ले जाए, तो ऐसा चुनाव तो भाई साहब चुनाव ना हो तो बेहतर है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हो जाए, सरकारी खर्चा भी बचेगा, आदमी का समय और एनर्जी भी बचेगी और सारे सरकारी पैसे का जो है जो आदमी बेचारे अपने परिवार से दूर हो गए, कुछ मास्टर कुछ पुलिसकर्मी जो अपने परिवार से दूर रहकर चुनाव की ड्यूटियों में लगते हैं, वो रात की सांस लेंगे। और जैसे सबसे बड़ा दुख तो भाई साहब इस बात का, वहाँ मौके पर 4 विधायक नेता प्रतिपक्ष हमारे इतने सीनियर आदमी हैं, 1 बार के स्पीकर हैं, 2 बार के एमएलए मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 9 बार 8 बार के विधायक हैं, उनसे कोई भाई साहब आदमी छीन के ले जाए तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। आपसे सारे प्रशासन जो इस चुनाव में भाजपा की तस्वीर देखने को मिली या जनता के सामने जो भाजपा का असली गुंडई चेहरा जो सामने आया है, इससे प्रदेश की जनता जाग चुकी है कि ये गुंडई सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही थी, जनता ने अब आने वाले समय में ये मन बना लिया है कि इस अत्याचारी सरकार को 2027 में जनता उनके मुंह के बल गिराने को जा रही है और उत्तराखंड में हमारे कांग्रेस की सरकार एक तरफा आ रही है। जैसा कि आपने देखा कि उस दिन जिला पंचायत सदस्य जिस तरह से किडनैप होते हैं, कुछ गुंडे आगे वहां पर हमारे विधायकों से, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के सामने उनकी मौजूदगी में उनसे मारपीट कर उनको उठा के ले जाते हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि यदि आपसे इस कानून व्यवस्था को नहीं संभाला जा रहा तो कृपया कर आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। मुकदमे देखिए, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे वो लोग तो अभी भी सलाखों के पीछे नहीं है, वो लोग तो अभी भी फरार चल रहे हैं। जिन लोगों ने इस चीज का मुद्दा उठाया, जिन लोगों के साथ बदतमीजी हुई, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भाजपा सरकार अपना असली चेहरा दिखा रही है और धामी जी आप ये कब तक कर लोगे? 2027 में जनता आपको इसका भरपूर जवाब देने के लिए जा रही है और सत्ता में कांग्रेस की सरकार आ रही है। उधम सिंह नगर के बाजपुर से भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य को एक खुला पत्र भेजकर कई सवाल खड़े किए हैं। बाजवा ने बाजपुर गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर इस पत्र के जरिए 5 सूत्रीय जवाब मांगे हैं। वहीं सोमवार को बाजपुर गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ सरकार की सह पर जो अभद्रता और अलोकतांत्रिक घटनाएं हुई उसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बाजपुर विधानसभा का एक आम नागरिक होने के नाते वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से सीधे सवाल कर रहे हैं। हम उन्हें नहीं घेर रहे हैं, ना हम उन पर कोई आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आज जब लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देकर के आप प्रदर्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये तो पहले से होना चाहिए था। जब 2020 में बाजीपुर की जमीनें छिन रही थी तब आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए था। जब बाजीपुर का खनन कारोबार ठप हो रहा था यहाँ का, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तब ये करना चाहिए था। जब बाजीपुर के पंचायतों के प्रतिनिधियों के घर में पुलिस जाकर के माँ बहन की गालियां दे रही थी तब आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी से कि आखिर आपका ये मौन उस समय क्यों था? आज जब आपको आपके साथ अभद्रता हुई है जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि आप अगर जब मौन रहे तभी ये परिस्थितियां बनी और आगे ये परिस्थितियां कब तक बनी रहेंगी, हम ये पूछना चाहते हैं। ये आरोप नहीं तो स्पष्ट है, हम वही तो कारण बता रहे हैं कि इतने कारण थे प्रदर्शन करने के, इतने कारण थे विधानसभा घेराव करने के, मुख्यमंत्री के घेराव करने के, आपने नहीं किया। आज जब आपके वो सदस्य छीन लिए उन्होंने या जो भी हुआ, आपको आज बहुत गुस्सा है। ये गुस्सा तब भी आना चाहिए था जब लोगों के अधिकार ये सरकार छीन रही थी कि आप मिट्टी नहीं उखाड़ सकते, आप अपने घर में रेता नहीं ला सकते, आपकी आधी सदी से प्राप्त जमीन के भूमिधरी अधिकार जब सरकार छीन रही थी, तभी इसी मूड में आना चाहिए था, इसी उसमें आना चाहिए था आंदोलन के। हम ये कहना चाह रहे हैं। रुद्रपुर के जिला सभागार में आज मुख्य विकास अधिकारी दिवेश सासनी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम संबंधी 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई।
कार्यशाला में जनपद के 145 अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन संचालकों ने भाग लिया। सीडीओ दिवेश सासनी ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह रोक लगाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध लिंग परीक्षण करने या कराने वालों को 3 से 5 साल की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। वहीं कार्यशाला में सभी संचालकों को निर्देश दिए गए कि मशीनें सुचारू रूप से चलें और फॉर्म ऐप सही ढंग से भरा जाए। कैसे असेस करें कि फंक्शन कर रहा है? रिपोर्ट्स आती होंगी सुबह से शाम तक देखते रहो उसको। देखिए, हमारे द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डीएम सर की लीडरशिप में लगातार एनएचएम के रिव्यूज किए जा रहे हैं और एनएचएम के रिव्यूज में हम जब हमारे पीसीपीएनडीटी एक्ट का कर रहे थे तो ये भी कुछ इशू सामने आए थे कि हमारे जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज है, एमआरआई फैसिलिटी है, उनके द्वारा कुछ फॉर्म एफ भरने में कमियां आ रही थी या कुछ उन्हें मतलब मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो हमने इसी के संदर्भ में आज एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ये सेंटर्स हैं उन सभी के मालिक हों, वो खुद रेडियोलॉजिस्ट हों, उनके जो टेक्नीशियंस हों, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, उनको बुलाया गया एंड किस तरह से वो हमारा सहयोग कर सकते हैं, हम जो इश्यूज फेस करते हैं, हमारे द्वारा जो कुछ कमियां निकाली गई थी वो उनको समझाया गया कि किस तरह से आप लोगों को फॉर्म एफ मैंडेटरी तौर पे भरना चाहिए और किस तरह से हम उनका सपोर्ट ले सकते हैं जहां पे भी ऐसे क्वैक्स चल रहे होंगे और ये लोग जो आपको जैसे कि जानते हो कि अनऑथराइज वे में मतलब अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज लोगों को अवेलेबल कराते हैं और सेक्स भी बता देते हैं चाइल्ड का। तो वो चीज़ों का हमारे द्वारा उनसे भी चर्चा की गई, काफ़ी चर्चा हुई और मतलब हमारे द्वारा जो आउटकम्स थी मीटिंग की वो हमें मिल चुकी हैं और आने वाले समय में भी मिलती रहेंगी और हमने यही आशा भी की लोगों से और उम्मीद भी की है कि वो अपना पूरा सहयोग दे हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स में, ताकि यहाँ का जो भी हमारा फीमेल फीटिसाइड या इन्फेंटिसाइड की कोई भी ऐसे केसेस अगर हों तो उसको हम टैकल कर सकें एंड पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रॉपरली ले सके। और ये भी हमारी तरह एक रिक्वेस्ट की गई थी उनके साथ कि जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कई बार हमारे सिस्टम से छूट जाती हैं, वैसे हमारा अपना नेटवर्क है और हमारी अपनी मॉनिटरिंग रहती है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की, बट अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी उन लोगों के नेटवर्क में भी आती है एंड वो ऐसी तबके की महिलाएं जो कि उन्हें लगता है कि ये शायद आने वाले टाइम में फॉलो अप ना ले सके या इनमें अगर कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके मेडिकल सपोर्ट टाइमली ना मिले तो दिक्कत हो सकती है। तो हमने ये भी एक मैकेनिज्म बनाया है कि जो ऐसी महिलाएं हैं, चाहे वो अनीमिक हो, चाहे वो ट्विन प्रेगनेंसी हो, ट्रिपलेट, XYZ कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेशन को साझा करें ताकि हम मैटरनल मोर्टेलिटी को रोक सकें।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। लोहाघाट में एक बड़ा हादसा होने से उस समय बाल बाल बच गया जब लोहाघाट अस्पताल परिसर की बाउंड्री वॉल भरभराकर फायर कर्मियों के बैरक में जा गिरी। दीवार गिरने से जोरदार आवाजों से फायर कर्मी घबराकर अपनी बैरक से बाहर निकले। वहीं दीवार गिरने से बैरक को काफी नुकसान पहुंचा और फायर कर्मियों का शौचालय भी क्षतिग्रस्त हो गया। लोहाघाट फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास सागर ने बताया, 1 महीने पहले ही अस्पताल परिसर की नवनिर्मित दीवार गिरी थी जिससे फायर स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा था। साथ ही एक फायर कर्मी की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और आज एक बार फिर से दीवार गिरने से बैरक व शौचालय को काफी नुकसान पहुंचा। कहा, अब बैरक में रहने पर फायर कर्मियों को जान माल का नुकसान हो सकता है। उन्होंने निर्माणदायी संस्था पर निर्माण कार्य में लापरवाही करने का आरोप लगाया। कहा, दीवार गिरने की सूचना पुलिस अधीक्षक चंपावत को दे दी गई है। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द दीवार निर्माण की मांग की है और कहा, आगे दीवारों को भी खतरा बना हुआ है। एक महीना पहले सर जी यहाँ पर फायर सर्विस की पिछली वाली दीवार गिरी थी तो गाड़ी ध्वस्त हो गई थी। अब ये हमारे कर्मचारी रहते हैं बैरक में हैं सर, और लैट्रिन बने हुए हैं, सब ध्वस्त हो गया है। ये दीवार थी सरकारी अस्पताल की सर पहले से। अब ये देखेंगे इसके गड्ढा पूरा ये है, बरसात भी नहीं है आज भी, लेकिन फिर भी इसको दीवार गिर गई किसी चीज़ और हमारी जो बैरक है उसकी ध्वस्त हो गई है। अब जो हमने कर्मचारी को बाहर निकाल दिया सर, जिससे हमारे कप्तान साहब को अपने सर बताया है श्रीमान जी को कि सर मतलब हम कर्मचारी हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि कर्मचारी को बाहर निकाल दीजिए और कर्मचारी निकाल कर हमने से बाहर एडजस्टमेंट कर दी टीन वाले में। क्योंकि सर ऐसा रहा तो इसका हमें भरोसा नहीं है कब क्या हादसा हो सकता है। पहले भी हमारे कर्मचारी रहती थी, महिलाएँ कर्मचारी हैं, पीछे बैरक में भी गिर गई थी, तो उसमें हमें अंदेशा हो रहा है सर, जब तक ये हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें जो हैं कब क्षतिग्रस्त हो जाएं ये हम नहीं कह सकते सर इस बात। सर लापरवाही की तो देना ही है सर, जो 3-2 फीट की दीवारें रख कर पहाड़ में सर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसकी कम से कम 8-10 फीट नीचे जाकर इसकी बुनियाद से लाई जाए और आप जब तक ये मजबूती से नहीं बनेंगे तब तक ये लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे सर। हम तो ये कहेंगे कि ये जो है कर्मचारी को हमने चित्रकारी हमने बता रखा है और उन जो वही सही ढंग से अपनी कार्रवाई करें। जो ठेकेदार वगैरह होते हैं तो इसको मेरे जो चित्रकारी इसको देखें, निरीक्षण करें, हम लोग भी देखें। कल को हमारी बिल्डिंग बननी है सर, तो इसको तो क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कल को क्या हो सकता है। ठीक, मतलब खतरा बना है सर, बहुत ज़्यादा खतरा है और हम लोगों को पता ही नहीं कब क्या रात के लिए हो जाए तो मुश्किल है। तो रात सुबह 6 बजे, शाम के 6 बजे दीवार गिरी सर इसको, तो हम सब लोग थे, आकर भागकर हमने कर्मचारी को बाहर निकाला है सर और निकाल कर हमने 3 वाले में एडजस्टमेंट कर दी। रुद्रपुर मुख्यालय में 4 सितंबर से मोक्षदायिनी श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और आज भूमि पूजन का कार्यक्रम नवरंग वाटिका कैंपस में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम आचार्य पवन पांडे द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नवरंग वाटिका के स्वामी मनीष अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ मुख्य जजमान के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन समिति के अनुसार मोक्षदायिनी श्री राम कथा 4 सितंबर गुरुवार से 12 सितंबर शुक्रवार तक चलेगी। इस दौरान कथावाचक शांतनु महाराज पहली बार उधम सिंह नगर में कथावाचन करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में आचार्य पवन पांडे ने कहा, पितृपक्ष में कथा सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं मनीष अग्रवाल ने बताया, 3 सितंबर सुबह 10 बजे कलश यात्रा दुर्गा मंदिर अलायंस कॉलोनी से प्रारंभ होकर नवरंग वाटिका कैंपस पहुंचेगी, जिसमें नगर की महिलाएं और मातृशक्ति कलश लेकर शामिल होंगी। राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर करें जिम पाना। संपूर्ण विश्व राम में ही ओतप्रोत है। राम शब्द की व्युत्पत्ति जो कही गई है हमारे व्याकरण शास्त्रों में, रमन्ते योगिन इसमिन् सा रामः, जिसमें संपूर्ण विश्व रमण करता है, अथवा योगी जन जो राम रसिक लोग हैं सब लोग उसमें जो रमण करते हैं और जीवन का सत्य राम ही है। अंतिम समय तक भी राम से ही काम पड़ता है
राम कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। जितना सहज सरल ये नाम है, ये कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, वर्ण भेद नहीं है, लिंग भेद नहीं है, इसमें कभी भी किसी भी अवस्था में भगवत नाम को लिया जा सकता है। राम कथा को मोक्षदायिनी इसलिए कहा जाता है, जब अंतिम समय में व्यक्ति को जब शमशान घाट पहुंचाते हैं तो उस शमशान यात्रा में केवल 4 लोग समाज के नहीं चलते, उसमें भगवान शिव भी चलते हैं, क्योंकि शिव जी को राम नाम अति प्रिय है। इसलिए शिव जी जो है शमशान घाट तक जाते हैं, और जब सब लोग चले जाते हैं तो शिव जी ने देखा कि सभी लोग जब आ रहे थे इधर को तो सब राम नाम सत्य बोलते आ रहे थे, राम का नाम ले रहे थे, जाते समय कोई नहीं ले रहा। तो भगवान शिव ने जान लिया कि इसमें ही कोई करामात है, तो उसी चिता की भस्म को अपने शरीर से लगा लेते हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग पट धरो। भगवान शिव जानते हैं राम नाम की महिमा को, और जब व्यक्ति राम की भक्ति करते हुए शरीर छोड़ता है तो भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र प्रदान करते हैं। तारक मंत्र क्या है? यही राम नाम तारक मंत्र है। इससे ही हमारा कल्याण होता है, मोक्ष होता है। एक बार भी श्रद्धा के साथ में अंतिम समय में राम नाम निकल जाए तो जन्म जन्म यत्न कराही, अंत राम कहे आवत नाही। इसका भाव यही है कि किसी भी भाव से एक बार भगवान का नाम हमारे श्रीमुख से निकल जाए तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको मोक्षदायिनी राम कथा कहा गया। किस पक्ष में राम कथा तो लाभ होता है। और दूसरा ये है कि जब भी कोई इस पृथ्वी पर जो भी लोग हैं राम कथा करें या कृष्ण कथा करें, कोई भी कथा करें, शुभ कार्य करें, सत्कर्म करें, तो हमारे पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो कि सत्कर्म कर रहा है। महाभारत में कथा आती है कि स्वर्ग में रहने वाले हमारे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, नरक में रहने वाले पितर हमारे नारायण, स्वर्ग में रहने वाले हमारे पितर दुखी होते हैं और नरक में रहने वाले हमारे पितर प्रसन्न होने लगते हैं। क्योंकि नरक में रहने वाले पितर जो सोचते हैं कि ऐसा कोई हमारे कुल में कोई दीपक हुआ है कि हमें भगवत कथा के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से नरक से हमें उच्च लोकों को प्राप्त कराएगा। और स्वर्ग में रहने वाले इसलिए दुखी होते हैं कोई ऐसा घर में खानदान में कोई जीव आत्मा ना आ जाए कि जो हमें स्वर्ग से नीचे की ओर ढकेल दे जो है। तो पितृपक्ष में लिया हुआ भगवत नाम पितरों की शांति के लिए भी है, और पितृ कार्य में भगवत नाम बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर में सुख समृद्धि संतति समृद्धि का जो हमें लाभ मिल रहा है ये हमारे पितरों के प्रभाव से मिलता है। इसलिए पितरों का प्रसन्न रहना जरूरी है। कभी कभी घर में कोई दिक्कत आ जाए तो पंडित जी आचार्य क्या कहते हैं? पितृदोष है। पितृदोष का मतलब यही होता है कि पितर आपके प्रसन्न नहीं है। तो सबसे ज्यादा लाभ यही है कि घर में जो माता पिता हमारे सास ससुर बैठे हुए हैं उनकी हम जो है कि बढ़िया से सेवा करें तो बाद में ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा। तो माता पिता की सेवा करती हो, जो हमारे गए हुए पूर्वज हैं जिन दिव्य लोकों में बैठे हुए हैं वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष को भी बड़ा परम पवित्र पक्ष माना गया है। जैसे नवरात्रि पक्ष है ऐसी पितृपक्ष है, 15 दिन का पक्ष है। इतना या तो भगवान शिव के सबसे ज्यादा दिन होते हैं, 1 महीने का श्रावण मास होता है, उसके बाद में पितरों का 15 दिन का, उसके बाद में माता भगवती दुर्गा जी का 9 दिन का जो है। तो ये क्रम चला आ रहा है। इसलिए पितृपक्ष में की हुई कथा पूर्वजों को तो लाभ देती है, उनके वंशज यहाँ पर जो पृथ्वी पर हैं एक वंश का अंश भी रहेगा, उनको लाभ मिलेगा। ये अपनी राम कथा 4 तारीख से प्रारंभ हो रही है, 4 सितंबर से, और 9 दिन की राम कथा रहने वाली है। और अपना नवरंग वाटिका का जो परिसर है इसमें रहेगी। संपूर्ण क्षेत्र की जनता इसका आनंद लेगी और राम के जीवन से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन है प्रेरणादायक है, उसके जीवन का लाभ लेगी।